खामोश खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और मिनिस्टर हेल्थ साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, SSP ऑपरेशन साहब और DC कोयटा साहब, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, चूँकि अस्पताल पिछले कोई 5.25 महीनों से बंद पड़े थे और हमारी एक तहरीक चल रही थी, इस सिलसिले में 9 फरवरी को हमारे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें खुद मिनिस्टर साहब ने उनकी सारी तफसीलात प्रेस में शाया कर दी थी। और आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि वो असम्बली फ्लोर पर भी हमारे हक़ में बोले हैं। अब चूँकि रमज़ान का महीना आ गया तो और मुल्क की जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो इस वक्त कुछ अच्छी नहीं है, तो लिहाजा हमारे जितने पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात हुए थे उनको पेश नज़र रखते हुए और रमज़ान के महीने को सामने रखते हुए, तो चूँकि मिनिस्टर साहब से जब आज हमारी बात हुई, सेक्रेटरी साहब से हुई, तो एज अ गुड फेथ इन अ गुड जेस्चर और रमज़ान के एहतराम में, तो हम तमाम हस्पतालों को, चाहे वो OPD सर्विसेज हों, चाहे इनडोर आउटडोर सर्विसेज हों, इलेक्टिव प्रोसीजर्स हों और एमरजेंसी सर्विसेज जो पिछले कोई 7 दिन से उनके ऊपर जो है ना हमारी वो चल रही थी स्ट्राइक, तो वो सब ओपन करते हैं एज अ गुड जेस्चर। चूँकि अभी तक हमारे कोई नोटिफिकेशंस जिनके ऊपर हमारे रिजर्वेशंस थे वो नोटिफिकेशंस ताहाल अभी तक नहीं मिले। अब वो गवर्नमेंट के अंदर कुछ मामलात हैं जो आगे पीछे चल रही हैं, एक दफ़ा जो है ना एक बिल्कुल हैंड तक जाती है, फिर चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले जिनके अंदर कुछ हमारे जो FIR विड्रॉल था और पोस्ट्स का सिलसिला, पोस्ट्स के जो मामलात थे और उसके अंदर स्टाइपेंड रिलीज़ का इशू था, वो चूँकि पिछले 2 दिन पहले उन्होंने कहा रिलीज़ हो चुका है, लेकिन वो टिल डेट आज तक वो रिलीज़ नहीं हुआ था, उसमें कुछ इशू आ रहा था। फ्लैट्स जो आने वाले PSDP में डाले जाएंगे और उसके अलावा जो शोकाज हमारे डॉक्टर्स को दिए गए थे उनकी विड्रॉल होगी। और हमने इम्पोर्टेंट बात ये है, हमने जो एक डिमांड की थी कि रेडियोलॉजी एंड लैब सर्विसेज हॉस्पिटल में 24/7 होनी चाहिए, वो टिल डेट अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अस्पताल तो खोल रहे हैं। अब इस दौरान, इस स्ट्राइक के दौरान जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चाहे डॉक्टर्स पे हुए, पैरामेडिक्स पे या नर्सेस पे, तो एज अ गुड फेथ हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम इंतकामी कार्रवाइयों को रिवर्ट करें। और इस दौरान अगर जो लोग उन ओहदों पे आके बैठे हैं या इस प्रोसेस में वो हमारे लड़कों को जो है ना टारगेट कर रहे हैं, तो लिहाजा वो एक बात ज़हनशीन कर लें कि मज़ीद जो है वो टारगेटिंग और इन चीज़ों को बंद कर। और रही दूसरी बात, स्ट्राइक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए सूबे के खातिर, आवाम की खातिर और अस्पतालों की खातिर। तो इंशाल्लाह अस्पताल जब खुल जाएंगे, कल से हम तमाम यंग डॉक्टर्स हों चाहे सीनियर जूनियर, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाएँ और अपने सर्विसेज को जो है दोबारा से चार्ज संभाल लें और सर्विसेज कंटिन्यू करें, चाहे डे हो नाइट हो, वो सर्विसेज देना शुरू कर दें और तमाम सर्विसेज ओपन हॉस्पिटल्स को दोबारा कम्प्लीटली फंक्शनल किया जाता है। और अगर अभी मज़ीद जो है ना मिनिस्टर साहब कोई बात करना चाहते हैं तो वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये स्ट्राइक जो इस हुकूमत के वजूद आने से कबल चल रहा था उस पे मैं थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करूँगा।
کہ یہ ہماری حکومت جب سے میں نے اقتدار مطلب جب میں منسٹر ہیلتھ بنا ہوں یا زنجو صاحب چیف منسٹر بنے ہیں، اس سے قبل یہ احتجاج جاری تھا جام کمال صاحب کی حکومت سے۔ میں نے آتے کے ساتھ ہی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو بہار شاہ صاحب اور ان کے ساتھی سمد صاحب تھے، حفیظ صاحب تھے، ان سے میری پہلی جو ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، وہ روڈ پہ ہوئی اور الحمدللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تھے۔ لیکن بعد میں مسئلے ایسے ہوئے کہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر ڈاکٹر حضرات کے خلاف کارروائی ہوئی، وہ معاملہ وہیں رک گیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہوتا رہا سلسلہ ہم نے جاری رکھا۔ شروع میں وائی ڈی اے کے جو مطالبات تھے ان میں ان کی اپنے فائنینشیل بینیفٹس تھے، ہمارے یہ الاؤنسز بڑھا، ہمارے وہ الاؤنسز بڑھا، اور اس کے الاؤنس تھا، دوسرے تھے، تیسرے تھے۔ لیکن کافی گفت و شنید کے بعد میں نے آج بھی آپ دوستوں کے آگے میں بتا رہا ہوں، اس سے قبل میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے، میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور میں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ وائی ڈی اے کے دوستوں کا جو جوش اور جذبہ تھا اور اس صوبے کے ہیلتھ سسٹم کو، اس پہ ہم کوئی شک کی گنجائش اب نہیں رہی کہ انہوں نے اپنے تمام فائنینشیل، اور ان کا ایک ہی مطالبات، 2-3 مطالبات تھے جس کو میں نے ایگری کیا۔ فائنل جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، جس میں کہ سی ایم صاحب کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ انہوں نے بھی اس میٹنگ میں، وہ اسلام آباد میں تھے لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں رہے۔ انہوں نے اپنے تمام مطالبات جو ان کے ذاتی، جن سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، وہ وڈرا کیے، اور اس کے بعد انہوں نے پیرا میڈکس کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں بتائی اس پہ ہم ایگری ہو گئے۔ کچھ پوسٹوں کے حوالے سے جو میڈیکل کالج 3 وجود میں آئے ان پہ ہم ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ان کو پوسٹیں ملنی چاہیے۔ پوسٹیں تو تمام سیکٹر کو ملنی چاہیے، لیکن بلوچستان کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کو بڑا پونک کے دیکھ کے قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ان دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس میٹنگ میں جن چیزوں پہ ہم ایگری ہو گئے ہیں وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ، جس فورم پہ بھی میں ان کے لیے مجھے جانا ہو، آرگومنٹ کرنا ہو، کروں گا انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں ان میں تمام میں کامیاب ہو گیا ہوں، پوسٹوں کے حوالے سے اور پیرا میڈکس کے جو الاؤنسز تھے ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو اسٹائپ فنڈ جو ملنا تھا 20 کروڑ روپے، وہ ریلیز نہیں ہو رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے یا سال سے، وہ بھی ریلیز ہو گئے۔ ان میں سے 2 جو ابھی ڈاکٹر بہار شاہ صاحب نے بتایا، ان میں سے 2 ہو گئے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے ہیں، صرف ایک رہتا ہے پوسٹوں والا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ بہرحال میں اپنے وائی ڈی اے کے دوستوں کا اور پی ایم اے کا، اور اس میں سینئر ڈاکٹر جو ہمارے ریٹائرڈ ڈاکٹر تھے، شاہ محمد مری صاحب تھے، اس میں ترین صاحب تھے، مناف صاحب تھے، اور ان کے ساتھ خالقدار صاحب تھے، بہت سارے اور دوست تھے، جس نے بھی جو رول ادا کیا میں ان کا ممنون ہوں، اور خاص طور پہ میں اپنے انتظامیہ کا، ڈپٹی کمشنر کا، ایس پی کا، سیکرٹری ہوم کا، اور جو دوستوں نے اس سارے مہم میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کی مہربانی، ان کی کاوشوں سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج الحمدللہ بہار شاہ صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ او پی ڈی اور باقی جو اسٹرائک تھا، وہ اسٹرائک ختم ہونے کا اعلان کیا۔ تو میں آپ حضرات کی توسط سے، جو میڈیا کے حضرات ہیں، آپ ہی ہمارے کان اور ناک، اور ہمیں معلومات آپ سے ملتی ہیں، اور ہم اپنے جو کہنا ہوتا ہے آپ کے توسط سے ہی دوستوں کو یا عوام کو اپنے بتاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کل سے او پی ڈی اور اس ہاسپٹل کا سارا سسٹم جو ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور انداز سے حصہ لیں، اور
میں ایک بات یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اب کل کے بعد کسی ڈاکٹر کو، کسی پیرامیڈکس کو، کسی ہیلتھ کے کسی بھی بندے کو اس بات کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسٹرائک اب نہیں آئے. کل کے بعد جو نہیں آیا بیڈا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی. تو میں چونکہ دیکھیے یہ 5 مہینے سے اگر ہم اپنے او پی ڈی کا ڈیلی اس سے قبل جو ہو رہے تھے او پی ڈی کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھ لیں تو لوگوں نے، غریب لوگوں نے بہت سفر کیا. کتنے لوگ اس میں ان کی جانی گئی ہیں، کتنے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوا ہے، وہ اب یہاں پہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے صبح کا آغاز ہوگا. کل سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نئے صبح کا آغاز ہوگا اور اس میں میری خواہش ہوگی کہ جتنے بچے ہمارے ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، میرے بچوں کے مانند ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ مجھے آئیں، تجاویز دیں کہ شاہ صاحب یہ اس طرح بہتر ہو سکتا ہے، یہ اس میں یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. جو میں نے محسوس کیا ہے 5 مہینوں میں، 5 مہینے تو نہیں ہوگا میرے خیال، شاید 4 مہینے کچھ ہو گئے، ہم اوپر کی جانب تو بہت جا رہے ہیں، میڈیکل کالج بنا رہے ہیں، پی جی ایم بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، لیکن پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا کوئی فوکس نہیں. حالانکہ اصل کام جو ہے نا پرائمری ہیلتھ کا ہے. اس اسپتال میں لوگوں کو آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی اگر ہمارا پرائمری ہیلتھ سسٹم بہتر ہو. پی ایچ لوگ کیوں نہ جائیں؟ معمولی بیماری کے لیے سول ہاسپٹل، بی ایم سی یا بڑے اسپتالوں میں آتے، اس لیے کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر نہیں ہے. تو میری ان بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے عوام کو، اب مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین جانیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ایجوکیشن کے بعد بلوچستان کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. 45 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کے ہیں، ڈیولپمنٹ وغیرہ سب ملا کے کوئی 60 ارب روپے سال کے خرچ ہوتے ہیں اس پہ. اور لوگوں کو کیا سہولت ہے؟ لوگ جاتے ہیں، پیراڈول کی ٹیبلٹ بھی نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میرے سامنے ایک واٹس ایپ کا ہوا آیا، بارکھار میں ایکسیڈنٹ ہوا، بم بلاسٹ ہوا. بم بلاسٹ کے بعد لوگ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور عوام نے احتجاج کیا، ان ہاسپٹل کے فرنیچر کو باہر نکال کے آگ لگا دیا. جس صوبے میں 60 ارب روپے ہیلتھ پہ خرچ ہو رہے ہوں اور اس کی یہ حالت ہو، تو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. وہ چاہے میں ہوں، چاہے سیکٹری ہو، چاہے ڈی جی ہیلتھ ہو، چاہے ہمارے سینئر ڈاکٹر ہوں، چاہے ہمارے جونیئر ڈاکٹر ہوں. ہمیں سب کو بحیثیت ٹیم ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس غریب صوبے کے عوام کو سہولت دینی ہے ہیلتھ کی یا نہیں. اگر دینی ہے تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو بھیڑ چال ہے چل رہا تھا، چلتا رہے گا. میں 1 سال تک ہوں، 1.5 سال تک ہوں، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک میں منسٹر ہوں، لیکن انہوں نے تو ساری زندگی اسی ڈپارٹمنٹ میں لگانی ہے. یہ ریٹائر بھی یہی سو گے، پینشن بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے لیں گے. تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ ہمیں اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ڈی ایچ او صاحبان کی ایک میٹنگ ہم نے بلائی تھی. اس میٹنگ میں بھی میں نے ان کو یہی گزارش کی کہ دیکھیے اس صوبے کو باہر سے تو کوئی آ کے ٹھیک کرنے والا ہے نہیں، لوگ ہم ہی ہیں. اور جو ڈی ایچ او صاحب جہاں لگ جاتا ہے وہاں پہ 20 ڈاکٹر ہیں، بجائے 20 ڈاکٹر کے 10 ڈاکٹر ڈیوٹی پہ آتے نہیں ہیں، 15 نہیں آتے. چلے میں نے پھر بھی رعایت کی، آدھا بتایا. اب آدھے ڈاکٹر جب نہ آئے تو اس کا بینیفٹ ملتا ہے کہ اس کو ڈی ایچ او کو تنخواہیں آدھی آدھی ہوتی ہے. وہی ڈاکٹر جو 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ ڈیوٹی پہ نہیں آتا، ڈی ایچ او کو اس کا 30% یا 50,000 روپے
हर डॉक्टर से वो बता लेता है और बड़े आराम से। आज तक किसी DHO ने ये शिकायत नहीं की है, जब से मैं आया हूँ किसी ने ये शिकायत नहीं भेजा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतने डॉक्टर हैं और ये ड्यूटी पे नहीं आ रहे। किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, ये आगे ज़रूर कहते कि मुझे अच्छी पोस्टिंग चाहिए, मुझे उससे बेहतर जगह भेज दें, प्रोग्राम में भेज दें, मुझे फलां जगह भेज दें। इस तरह की सिफारिश रोज़ आते हैं, लेकिन ऐसा मैंने एक लेटर नहीं देखा जिसमें वो ये कहें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 30 डॉक्टर हैं, 15 नहीं आ रहे हैं, 20 नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक लेटर मैंने नहीं देखा उनकी जानिब से। तो ये मजमूई सूरत हाल थी हेल्थ की। सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, मैं उनसे यही मेरी उनको हिदायत होगी, डायरेक्शन मेरे यही होंगे कि हेल्थ सिस्टम को जितना हम बेहतर कर सके हम उस जानिब जाएं। जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह ताला मैं इसकी बेहतरी के लिए कोशा रहूँगा, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक सेक्रेटरी साहब, YDA के दोस्त, सीनियर डॉक्टर और इस इदारे के जितने मुखलिस हजरात हैं वो मेरा साथ देंगे, तभी हम इसमें बेहतरी ला सकेंगे। वरना अकेला मेरे एक ठीक होने से या ख़राब होने से ये डिपार्टमेंट को कुछ नहीं होने वाला। तो यही मेरे अल्फाज थे और मुझे अल्लाह पाक से भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का, जो मैंने समझ से, बाहर शाह से, अभी से वादा किया। उस दिन जो दोस्त वहाँ पे थे, फाइनल हमारे जो नेगोशिएशन हो रहे थे, उसमें जो मैंने वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे तीनों जो मैंने वादे थे पूरे हो गए हैं। और कुछ अगर नोटिफिकेशन या काम रहता है उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं ले लेता हूँ और इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं पहले कि अगर मामला सारे जो है 9 फरवरी वाले हो गए, तो पहले मुज़ाकरात हुए तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अगर मामला तो ही थे तो फिर ये इमरजेंसी सर्विसेज क्यों बंद किए गए? नहीं इस हवाले से बताएं। और आप बताएं कि सर असेंबली में भी आपने बात की, रुकावट कौन है ये मामला? नहीं, मैं बताऊँ, ये डॉक्टर साहब से ना पूछे, मुझसे पूछिए। ये नहीं कि नहीं हुए, नोटिफिकेशन 2 मेरे गाड़ी में है इस टाइम फंड का नोटिफिकेशन है और पैरामेडिक्स वाला है। एक रहता है जो कॉस्ट्यूम की क्रिएशन का है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। ऐसा नहीं कि इन्होंने बगैर उसके किया है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हो गए। डॉक्टर वहार साहब से मैं सवाल करूंगी कि आपने कहा कि 9 फरवरी को आप के साथ मिनिस्टर साहब के जो मुज़ाकरात हुए थे, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपने फिर उसके बाद कहा हम अपनी स्ट्राइक को उसी तरह कंटिन्यू करेंगे, मजीद सख्तियां भी ले आएंगे। आप उस वक्त सख्तियां ले आए, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन आज भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज अपनी स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं ये कहकर के रमजान के एहतराम में आपने उस वक्त स्ट्राइक क्यों नहीं खत्म की जब मरीज सफर कर रहे थे? क्या रमजान का एहतराम हम कहते हैं बिल्कुल जरूरी है, क्या मरीजों की मुश्किलात जरूरी नहीं थी? अब इस वक्त आप कह रहे हैं कि आपकी खिलाफ जितनी भी FIR और जो आपके लिए यहाँ पे शोकाज नोटिस हुआ वो विड्रॉ किया जा रहा है, क्या वो आवाम जो सफर करके यहाँ तक पहुंची है, जिनके प्यारे जो इस दुनिया से चले गए, उनका उजाला कौन करेगा? अच्छा देख ले, इमरजेंसी का मेरे ख्याल से जो ड्यूरेशन था वो बड़ा शॉर्ट था और उसमें शायद 48 आवर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसके बाद मेरे ख्याल से इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। शायद ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना इमरजेंसीज को हमारे डॉक्टर्स ने संभाल लिया था, तो उसकी वजह से मिसाल आप ट्रामा सेंटर में जाके पूछ सकते हैं और वहाँ के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि नोटिफिकेशंस अभी भी मैंने आपको बता दिया, जो हम तक मतलब हो सकता है मिनिस्टर साहब के साथ पड़ी हो, लेकिन हम तक अभी तक ब्लैक एंड वाइट में नहीं आई। लेकिन चूंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली मेडिसिन के हवाले से। इसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, और जो अगर इस वक्त में कोई ट्रामा आता है तो इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसको कंट्रोल करना फिर जो है ना वो इथिकली भी इतना जो है ना फिर वो अगर कंट्रोल से निकल जाता है या ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं तो उस वक्त बहुत मैंडेटरी होता है। तो इस वजह से हमने कहा कि अगर ये रमज़ान ना होता शायद हम इतने लचक ना दिखाते, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीना है और फिर जो है ना अब बातें इस नेश तक वो आ गई है कि जो है ना चीज़ें नोटिफिकेशन जैसे मिनिस्टर साहब आप कह रहे हैं कि वो रेडी हैं। चूँकि आज हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए, मिनिस्टर साहब की इत्तला के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने 2 दिन पहले जो डॉक्टर्स का स्टाइपेंड रिलीज़ किया था
आज दोबारा उसके अंदर कुछ मसाइल थे जो वो फाइनल रिलीज नहीं हो सका, तो इसलिए इश्यूज कुछ ऐसे हैं जो इंट्रा डिपार्टमेंटल अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं। लेकिन अब चूंकि हमने कहा कि इंशाल्लाह ये पूरा रमज़ान का महीना है, इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब ने कहा कि विद इन अ वीक कपल ऑफ वीक्स के अंदर मसाइल सारे फाइनल हो जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि ये काम जितना जल्दी हो सके, और बाकी इंशाल्लाह सूबे की खातिर, आवाम की खातिर हम काम करेंगे। और दूसरा, मिनिस्टर साहब ने जैसे एक बात कही कि लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे अच्छी पोस्टिंग दे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉलिटिकल ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे। जब आप लोगों के ऊपर ये पॉलिटिकल ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तलवार नहीं लटकाएंगे तो लोग अच्छा फंक्शन करेंगे। अगर आप लोग खुद सरपरस्ती नहीं करेंगे ऐसे लोगों का जो गलत चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। एंड आई होप कि इसी उसके साथ जिस मिनिस्टर साहब ने जो बड़े दिल के साथ इन चीज़ों को जो है ओपन कर दिया आपके सामने कि ऐसा होता है, होता रहा है, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगी, तो हम YDA ऐसे किसी शख्स की सरपरस्ती नहीं करता जो ड्यूटी से भागता हो या जो है ना वो ड्यूटी ना देता हो। हम ऐसे किसी भी शख्स की सरपरस्ती नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये डॉक्टर साहब कुल के लिए बता रहे जाती आपने कहा कि इनके मुतालबात के हवाले से, वो क्या मुतालबात है कि इनके जो इनके अपने मुफाद के हैं? कुछ तो कह रहे हैं कि हम सहूलियत के फुकदान के लिए तमाम स्ट्राइक किया, इनके अपने कौन से मिनिस्टर साहब बताए कि मुतालबात है जो इनके? अच्छा, ये नरोला को जो सेक्रेटरी साहब इसका तबादला भी कहीं के मुतालबात का हिस्सा था। देखिए, उसने डॉक्टर साहिबान के वो मुतालबात भी अगर हम अपने मुल्क के हवाले से और बाकी सूबों के हवाले से देखें तो नाजायज़ नहीं थे, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के सूबे के फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं है कि उनको मीट कर सके। मिसाल के तौर पे वही अलाउंसेस अगर सिंध, पंजाब 16,000 रुपये दे रहा है, हम अगर उसमें 2,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अपनी फाइनेंशियल मजबूरियाँ हैं। अब उसकी वजह क्या? देखिए, हमारे मुलाजमीन की तादाद, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो NFC में हमारे हमेशा बहस यही होती थी, बाकी सूबे में ये कहते थे कि आपकी आबादी तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ की आबादी में उस वक्त 2,70,000 हमारे मुलाजमीन की तादाद थी। 2,70,000 आपके मुलाजमीन हैं, जबकि पंजाब 10 करोड़ का था उस वक्त, अभी शायद 12 का है। 10 करोड़ की आबादी में हमारे 3.5 लाख हैं और आपके इतने मुलाजमीन क्यों ज़्यादा है? फिर हमने जस्टिफिकेशन उनको ये देते थे कि देखिए, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, यहाँ पे कारपोरेशन आती नहीं है, यहाँ पे बाकी सूबे जिस तरह आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती यहाँ पे आते नहीं। हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं डिग्री लेके, उन बेचारों का बस अखबार पे ही आंखें लगी होती कि कहाँ पे पोस्ट आए, इरिगेशन में आया, हेल्थ में आया, फाइनेंस में आया, कुछ फिलहाल डिपार्टमेंट में आया। तो ये मजबूरी है हमारी कि हम अब उनको नौकरियां दें। अगर हमारे पास वाकई बाज़ जगहों पे मैंने खुद देखा, एज फाइनेंस मिनिस्टर जब मैं था, मैंने देखा नौकरियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम देते थे। फिर आपको बताओ, NFC अवार्ड के तहत एक सूबे को मिलते हैं 1,600 अरब रुपए, 1,600 अरब रुपए, दूसरे सूबे को मिल रहे हैं 300 अरब रुपए। तो बताइए, ये 300 अरब रुपए जिस सूबे को मिल रहे हैं, एक सूबे को 1,600 अरब रुपए मिल रहे हैं, वो कैसे कम्पीट कर सकता है उसका? वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इनको YDA वालों के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, उनको हमने ये ग्राउंड रियलिटी बताए कि देखिए, आपका मुतालबा नाजायज़ नहीं है, लेकिन आप सूबे के मसाइल देखिए। आया सूबे के अंदर सकत है फाइनेंस में इतनी कि आपको वो दे? तो उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने उन डिमांड से पीछे हटे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पैरामेडिक्स का भी जो मैंने देखा है बाकी सूबे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उनको 100% बढ़ा दिया। 1,500 था जहाँ पे, वहाँ 3,000 कर दिया, जहाँ 1,000 था वहाँ पे 2,000 कर दिया। लेकिन ये सूबे के अपने हालात की और सूबे के फाइनेंस की वजह से, ये नहीं है कि उनके मुतालबा गलत थे, बाकी सूबे तो दे रहे हैं।
हम नहीं दे पाते, हम नहीं दे को समझाना जरूरी था कि हम नहीं दे पा रहे थे, विड्रा कर, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने विड्रा। शाह साहब थोड़ा सा बताया, लेकिन सेहत के हवाले से आपने तमाम तर्जीती खामियां हैं, आपने खुद इकरार किया इसका, DHO साहिबान बता लेते हैं, तो सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या पैमाना इख्तियार करेंगे मुस्तकबिल में? और सेहत जो कार्ड है रिलीफ देने के लिए मेरे ख्याल बेहतर तरीका वही है, कब से अजरा करने जा रहे हैं आप? देखिए, हेल्थ कार्ड के हवाले से सूबाई काबीना ने उसकी कंडीशनल मंजूरी दी है, अभी मंजूर हो गया सूबाई काबीना में, लेकिन मुझे जो मालूम हुआ है, और YDA के कुछ दोस्त थे, बाहर शाह ने मुझे बताया, कुछ और दोस्तों ने बताया, मसलन ये कार्ड, इस कार्ड का इजरा हुआ है KPK में, बज़ाहिर तो वो एक कार्ड 10 लाख रुपए तक की उसको इजाज़त है, लेकिन कंडीशन क्या है उसमें, मरीज 5 दिन से ज़्यादा अस्पताल में रह नहीं सकता, और उसमें आर्थोपेडिक के हवाले से स्क्रू कुछ लगते हैं, अगर उसमें नट बोल्ट हड्डी जोड़ने की ज़रूरत हो तो 5 स्क्रू से ज़्यादा हेल्थ कार्ड के हवाले से होगा। छठा स्क्रू जो उसकी कीमत भी ज़्यादा है, 25-30 हज़ार रुपये एक स्क्रू की कीमत है, वो जो है ना मरीज़ अपनी जेब से दे दे। तो ये खामियां हमने देखी उनके एग्रीमेंट में, जो KPK ने एग्रीमेंट की है, तो लिहाजा अभी काबीना में मैंने यही नुक्ता उठाया कि, और काबीना के तमाम दोस्तों की और ख़ास तौर पे वज़ीर आला साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने ये मंजूर किया कि ठीक है हम इसको दोबारा देखेंगे। ऐसा ना, अगर 10 लाख रुपए, देखिए मरीज जब जाता है एडमिट होने, उस बेचारे को क्या मालूम कि मैं 2 दिन रहूंगा या 20 दिन रहूंगा, उसको तो नहीं पता। तो 10 लाख रुपए की यूटिलाइजेशन जो इस्तेमाल है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद उसको कहें कि भाई ये तो आपके 5 दिन हो गए कार्ड के, अभी बाकी आपने जेब से देने हैं, तो उसको अभी हम देखेंगे, फिर CM साहब के पास लेकर जाएंगे, CM साहब उसकी मंजूरी देंगे, उसके बाद उसका इजरा होगा। अच्छा सर, नूरुल बलोच का ट्रांसफर भी इसी मुतालबात में था यंग डॉक्टर्स का? नहीं, कोई नहीं था ये, जब नहीं, ये इसको मैं आपको बताऊं, ये YDA का डोमेन नहीं है, ना किसी इदारे का डोमेन है। ये किया था डॉक्टर साहबान ने किया था, लेकिन डॉक्टर साहबान की मेहरबानी, जब मैं मिनिस्टर, मुझे जिम्मेदारी दी गई हेल्थ की, पहली मीटिंग में मैंने डॉक्टर साहबान को यही कहा, सेक्रेटरी कौन लगता है, मिनिस्टर कौन लगता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, वो आइन में दिया हुआ है, वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन है अपने इख्तियारात तक, आपके मुतालबात क्या है, हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लिहाजा सेक्रेटरी का ट्रांसफर जो है वो कोई YDA का, ना YDA के मुतालबे पे हुआ है, ना आइंदा ऐसा होगा। सर, अस्पतालों में तो सहूलियात वहीं की वहीं है, मशीनरी चले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है तब आएगी, लेकिन अस्पतालों में तो एक सिरिंज, जब मिनिस्टर जो है ना या सिस्टम MS लगने के पैसा लेता हो, फिर बाद में मंथली भी हो, तो अस्पताल कैसे होगा? सरिंज हो आपके ख्याल में फिर होगा नहीं सर। तो मैंने आके उस निज़ाम को चेंज किया है, और इंशाल्लाह ताला उसकी बेहतरी आपको दिखेगी। जब एक MS को हम लगाते हैं, उसको लगने के साथ हम कहते हैं कि आपने इतने पैसे लगने के देने, फिर उसके बाद आपने मंथली इतना देना है, तो हॉस्पिटल में कहाँ से दवाई होगी, सिरिंज कहाँ से होगी? ये सिस्टम चलता रहा। देखिए, ये लकी चुकी बात नहीं है, ये सिस्टम हमारे सूबे में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सी हुकूमतें गुजरी, लेकिन यही सिस्टम था। शाह साहब आपसे कबल वज़ारत सेहत का कलमदान जाम साहब के पास था, क्या उस दौर में भी MS जो है पैसे लेके लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुमकिन है जाम साहब को मालूम ना हो, लेकिन जाम साहब के पास अगर मैं जाता, फर्ज करें मैं उनके काबीना में भी उनके साथ था, काबीना में नहीं था लेकिन ट्रेजरी बेंचों पे था, अगर मैं बेईमान हो जाऊं और मैं किसी का नाम लेकर जाऊं कि जाम साहब लगा दीजिए इसको, जाम साहब को क्या मालूम कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, मैंने उससे पैसे लिए हैं या मैं वैसे लगवा रहा हूं। तो ये सिस्टम, जाम साहब का मैं नाम नहीं लूंगा कि जाम साहब ऐसे बंदे नहीं थे, लेकिन कबल इसके ये हेल्थ डिपार्टमेंट तो जाम साहब के टाइम नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट को तो जब से ये सूबा वजूद में है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता रहा है।
अच्छा सर, आखिरी सवाल, जिंदगी के दौरान अमवात में जो इजाफा हुआ, खवातीन के जो दूर दराज के इलाके से आते हैं, इस हवाले से कोई यहाँ पे प्लानिंग है सियासत का? और बहादुर शाह साहब आपने कहा सियासी पोस्टिंग, तो यहाँ पर जो दूर दराज के इलाकों में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती है वो जाने से इनकार ही है, कहते हैं वहाँ पर सहूलत नहीं वगैरह नहीं, आप लोग भी तो ड्यूटी पर नहीं जाते। अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, हम आज मीडिया के सामने जहाँ पे भी पोस्टिंग करते हैं हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे मेरा काम नहीं, आप एक देखो, दो तरह के डॉक्टर्स हैं, एक टीचिंग कैडर होता है, एक जनरल कैडर। जनरल कैडर मेडिकल अफसर तो हर जगह पे वो वहाँ पे ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेशलिस्ट को वहाँ भेजते हो तो कम से कम उससे वो काम लो, उससे आप वो काम ना लो जो एक आप जनरल कैडर के डॉक्टर से आते। अगर आप मेरा गवादर में पोस्टिंग करते हैं, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आप मुझसे आर्थोपेडिक सर्जन का काम लें। ऐसा ना हो कि मुझे आप ले जाएं एज आर्थोपेडिक सर्जन और मुझसे काम लें आप एक जनरल प्रैक्टिशनर का, कि मैं भी जो है नज़ला ज़ुकाम का इलाज करूँ, जो कि मेरी स्पेशलिटी से है ही नहीं। हाँ, वैसे डॉक्टर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं सीख के आया हूँ, जिसके लिए मैंने ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी के 7-8 साल दिए हैं एक्स्ट्रा अदर देन MBBS के, तो उसके जो है ना एवज मुझसे वो काम लिया जाए, ठीक है, ताकि हमारे लोगों को बाहर न जाना पड़े। दूसरा, आपने पहले सवाल क्या किया है, जो डॉक्टर साहब खुल के बात नहीं करते, हम खुल के बात कोई ढकी छुपी बात नहीं, पहले हम तनख्वाहों के लिए कर रहे हैं। हमारे एक तनख्वाह, एक हमारा डिमांड था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जैसे मिनिस्टर साहब ने वो बड़ा क्लियर कर दिया कि वो बाकी सूबों की इक्वल हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अब नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, उसके बदले हुकूमत ने हमें ये कहा कि हम आपके अस्पतालों को, वो हमने मुतालबा किया कि हमें नहीं चाहिए, तो उसके बदले में हमें इक्विपमेंट, बेस्ट MRI, बेस्ट CT, बेस्ट जो है CR इमेजेस, बेस्ट ABG मशीन एनालाइजर्स, ये हमारे हॉस्पिटलों में जो है ला के लगाए जाए। तो ये मुआहदे के तहत तो फिर उनमें ये हुआ कि ये फेज वाइज चलेगा, कि एक बजट के अंदर एक फेज रिलीज होगा, फिर अगला फेज रिलीज होगा, फिर अगला कोई 2-3 फेजेस के अंदर ये पैसे रिलीज होंगे और इक्विपमेंट लाई जाएगी। इन जो मेन बड़े हॉस्पिटल्स है टर्शरी है, इनको इक्विप्ड किया जाएगा, क्योंकि सारे बलूचिस्तान का लोड इस वक्त 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम जब तक हमारे पेरिफेरी डेवलप होता है उस वक्त तक ये 5 हॉस्पिटल में कम से कम शिफ्ट हो जाए, जो यानी 3 हॉस्पिटल इस वक्त इतने फंक्शनल नहीं है। जो अगर ये मशीनरी आती है, इक्विपमेंट आती है, तो सेवल और BMC का जो लोड है वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो जो है मुफ्ती महमूद हो, बेनज़ीर हो, शेख जायद हो, इन सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सिर्फ BMC और सेवल के ऊपर लोड भी कम आ जाएगा, तो ये फंक्शन भी अच्छे तरीके से। जब डॉक्टर्स की इधर एहतजाज चल रहा था, लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, आप क्वेटा में नहीं थे, आपने क्वेटा से बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मलबा डॉक्टर्स पे गिराया, और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ये बात नहीं की, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो आपको एतमाद में लेकर नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन आज जब डॉक्टर्स के साथ बैठकर आप कह रहे हैं कि आपको एतमाद में नहीं लेके, आपकी कॉल और फिर तजाद नहीं। मैं बताता हूँ, उस दिन मैं शाही में था, शाही में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस दिन डॉक्टर साहिबा ने भी ज्यादती की जो रिजोर्ट के गए, जब उनसे मेरी बात चल रही थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, और मैं अभी भी कहूँगा कि लास्ट में ज़रा सा तहम्मुल का मुजाहरा होता ना तो चीज़ें इससे ज़्यादा बेहतर और जल्दी ठीक हो जाती, पर नौजवान जवान है, तो ये बात नहीं कि मेरे प्रोफाइल में खुदा न खास्ता मैं इस सूबे में अभी नया नहीं आया हूँ, मुझे इस सूबे में 30 साल हो गए, और कहीं पे अगर आप इसके अलावा भी प्रोफाइल में मेरे तजाद देखा हो तो मुझे बताइए, जो मैं कहता हूँ उस पर स्टैंड लेता हूँ, जो नहीं होता है वो बता देता हूँ कि नहीं हो सकता। जचगी के अब उसमें मुझे सही तौर से अंदाजा नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूँ डॉक्टर साहब आ जाए, कभी आ जाए, अभी जाए भाई।